30 मीटर का स्पैन, बीच में कोई कॉलम नहीं, 10 डिग्री पे स्लैंट दीवारें एंड 4 मीटर का कैंटिलीवर प्रोजेक्शन एंड अंदर बैठे हैं 1800 लोग। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बनाने में इसे उतनी ही चैलेंजेस आई। तो आइए मैं आज आपको लेके चलता हूँ एक 1800 सीटर कैपेसिटी लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स पे जो हमने बनाया पिछले 2 सालों में। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग डिसीजंस, चैलेंजेस एंड मोमेंट्स जब हमें लगा कि ये कैसे बनेगा। For those who are new here, I'm Manas De, a civil engineer since past 12 years, currently working as executive engineer in CPWD. And इस चैनल में हम लाते हैं all the stuffs that is related to civil engineering. Honestly, 12 years में जितने भी बिल्डिंग्स बनाए, ये बिल्डिंग सबसे चैलेंजिंग था। पहले बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये बिल्डिंग है 1800 सीटर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे 4 300 सीटर के लेक्चर रूम्स हैं एंड एक 600 सीटर का ऑडिटोरियम है। इस बिल्डिंग में कॉमन एरियाज 4 फ्लोर्स में बटे हुए हैं, लेक्चर रूम्स 2 फ्लोर्स में है एंड ऑडिटोरियम 1 फ्लोर में है। यानी सारा का सारा स्ट्रक्चर एक साथ इंटीग्रेटेड एक बिल्डिंग बनाता है। तो यस, एज कंफ्यूजिंग एज इट साउंड्स, दिस बिल्डिंग वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग टू बिल्ड फ्रॉम स्टार्ट। इस बिल्डिंग को हमारे CPWD के आर्किटेक्ट्स ने ही डिजाइन किया है एंड उनका विजन था एक ऐसा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बनाना जहां पे ओपन स्पेसेस हों, जो कि गुड वाइब्स दें, पॉजिटिव वाइब्स दें एंड जहां पे लोग आए तो वापस नहीं जाना चाहें। बेसिकली आप चाह के भी बंक ना मार सको। And that's why in this building you'll find a lot of open spaces, lot of natural lighting come in. Literally अगर आप दिन में जाओगे तो you don't need any kind of artificial lights. अब बात करते हैं कुछ structural challenges के बारे में जो हमें इस बिल्डिंग में फेस करना पड़ा। इस बिल्डिंग में 70% बीम्स पोस्ट टेंशनड हैं। जो इस बिल्डिंग के लेक्चर हॉल्स हैं, they are 20 meters wide. चूंकि ये लेक्चर हॉल 300 लोगों के लिए डिजाइंड है, बीच में कोई भी कॉलम हम ला नहीं सकते थे। डिजाइन फिलॉसफी वाज कि अंदर बैठे हुए लोगों को किसी भी एंगल से स्टेज दिखनी चाहिए। कॉलम्स विजिबिलिटी को ब्लॉक करते हैं। ऊपर से हाइट रेस्ट्रिक्शन भी था। वी नीडेड टू हैव 4.5 मीटर ऑफ क्लियर स्पान एवरीवेयर इनसाइड द लेक्चर रूम्स। तो डेफिनेटली बीम की डेप्थ को हमें कम रखना ही था। बट इससे भी ज्यादा चैलेंजेस मिले हमें ऑडिटोरियम में, जहां पे 30 मीटर का स्पैन है। 30 मीटर मींस अराउंड 100 फीट। सोचो कि 100 मीटर का स्पैन है, देयर इज नो इंटरमीडिएट कॉलम एंड आपको एक बीम डिजाइन करना है एंड दैट टू विथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाइट ऑफ द बीम। मैक्सिमम बीम डेप्थ जो हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ा, दैट वाज 1.2 मीटर। Definitely, conventional RCC members were not feasible here, and that's why we chose post tensioning. Now, for those who have already studied about post tensioning, well and good. जिन्होंने नहीं पढ़ा है, post tensioning पढ़ लेना because it is very much practically used nowadays, especially for high-rise structures and those structures जहाँ पे आपको बहुत कम बीम डेप्थ चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम RCC बीम डालने वाला होता है, रीइंफोर्समेंट केज जब हम डालते हैं तो वहाँ पे अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट केज हम डक्ट्स को डाल देते हैं। डक्ट्स को यहाँ पे हमने पैराबोलिक शेप में डाला था बिकॉज पैराबोलिक शेप में डालने से इसेंट्रिसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू मच टेक्निकल डिटेल्स हियर। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लेना थोड़ा बहुत। लेकिन मोटा मोटा ये समझो कि पोस्ट टेंशनिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है, स्पेशली फॉर लार्जर स्पैन्स जहां पे बीम की डेप्थ आपकी रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे डक्ट्स रहते हैं, डक्ट्स में स्ट्रैंड्स रहते हैं एंड ये स्ट्रैंड्स एंड में वेज के थ्रू फिक्स्ड रहते हैं। नाउ इन स्ट्रैंड्स को बीम के एंड पे सपोर्ट करने के लिए हमें वेज प्लेट्स की जरूरत पड़ती है। ये बियरिंग कुछ ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि जो भी हम पोस्ट टेंशनिंग लोड देंगे उसके चलते जो बियरिंग प्रेशर्स आएंगे वो टेकअप कर पाए। एंड पोस्ट टेंशनिंग हम मिनिमम 7 डेज के बाद शुरू करते हैं बिकॉज आप जब पोस्ट टेंशनिंग करोगे तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्स्टिंग फोर्स जो कि आपके बीम्स में आएगा एंड इस फोर्स को रोकने के लिए आपकी बीम में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो आनी चाहिए। और यहाँ पे हम M30 ग्रेड यूज कर रहे थे एंड हमें जो बर्स्टिंग प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए चाहिए था वो मिनिमम M20 चाहिए था। तो हम 7 डेज में M20 ग्रेड पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे हमने 8th और 9th डे में पोस्ट टेंशनिंग करा है। याद रखना, जब भी आप पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हो तो आपको ये एंश्योर करना होता है कि जो भी ग्रेड आप यूज कर रहे हो उस ग्रेड में जो आपका बर्स्टिंग प्रेशर रेजिस्ट करने लायक कंक्रीट की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेसिटी कितने दिन में पहुंच रही है, उसके बाद ही आप पोस्ट टेंशनिंग करना।
मिस्टेक नंबर 2 जो हमारे को यहाँ पे मिला वो था इंक्लाइन वॉल्स का। जैसे कि आप देख सकते हो इस ड्रोन फुटेज के थ्रू कि यहाँ पे जो वॉल्स हमने रखे हैं लेक्चर रूम्स के, दे आर बेंट एट 10 डिग्रीज टू गिव यू अ फील दैट ये एक बुक ओपन हो रहा है। नाउ आर्किटेक्चरली ये बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन इसको स्ट्रक्चरली बनाना बहुत चैलेंजिंग था। वेल, वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू मेक दिस वाज टू मेक आरसीसी वॉल्स, जो कि आप स्लैंट कर सकते हो। फॉर्मवर्क को आप स्लैंट करो, आरसीसी उसमें डाल दो, इनफ सेटिंग हो जाए तो आप वॉल्स को निकाल दो, दैट इज गुड इनफ। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ रहा था, एंड आफ्टर ऑल इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक्स। सो हमने एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाला इसका, एंड दैट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन वाज प्लेसिंग ब्रिक्स वन ओवर द अदर। नाउ इंक्लाइन ब्रिक मैसोनरी के लिए हमने 2 चीजें की। पहला, हमने जो टॉप ब्रिक था लोअर ब्रिक से थोड़ा प्रोजेक्टेड रखा, एंड इसमें कितना प्रोजेक्शन चाहिए इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने साइड पे प्रैक्टिकली 4 ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखा एंड थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट करके रखा, सो एज टू मेंटेन अ 10 डिग्री स्लोप। एंड देन थ्रू आइटरेशंस वी फाउंड आउट कि हर ब्रिक में कितना प्रोजेक्शन होना है। बट देयर वाज अ चैलेंज टू इट। अगर आप एक के ऊपर एक ब्रिक को थोड़ा प्रोजेक्शन के साथ डालते जाओगे तो देयर विल बी अ पॉइंट जिसके बियॉन्ड में वो ब्रिक मैसोनरी अनस्टेबल हो जाएगी। साइट आइटरेशंस हमें ये समझ में आया कि अप टू 4 लेयर ऑफ ब्रिक्स जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं दैट इज क्वाइट स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई एवरी 5th लेयर हमने एक आरसीसी का बीम डाला 200 mm का, एंड उसके ऊपर फिर सेम ब्रिक मैसोनरी वन ओवर द अदर प्रोजेक्ट करते हुए डालते गए, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ ब्रिक मैसोनरी व्हिच वाज स्लैंट एंड येट कॉस्ट इफेक्टिव। थर्ड चैलेंज जो हमें यहाँ पे मिला वो थे काफी सारे स्लेंडर कॉलम्स। नाउ अगर आप सामने के प्रोजेक्शन को देखोगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ tall columns which are really thin. Now one way of doing this was to use MS structure. आप simple I section या channel section को erect कर सकते थे and उसके ऊपर हम ACP की cladding चढ़ा देते हैं. But it didn't give a real engineering feel to me, and I personally think that RCC structures will be better looking, will be better at durability and also cost effective. So इसीलिए हमने slender columns design किए which are very thin, like 150 mm का RCC column है and it is 15 meter high. So designing these columns were very difficult. Another challenge was to keep these columns vertical, completely in line. ये 15 मीटर के जब आप स्पैन को आप 150 mm डेप्थ के लिए करते हो तो it becomes really difficult to keep them in line. We achieved that through precise engineering measures. And just when we were finalizing the structures and हमें लग रहा था कि now things will be easier, we found a PHE problem in the building. Now this building is centrally air conditioned, and अगर आप central air conditioning के लिए जा रहे हो तो you will need a AHU unit, air handling unit, and in air handling units को आप एक रूम में रखते हो। Now हमने पाया कि जो हमने air handling units इस बिल्डिंग के लिए डिजाइन किए थे उनको फिजिकली एकोमोडेट करने के लिए जो हमने रूम रखा था दैट रूम वाज नॉट इनफ, एंड वी वेर इन अ फिक्स। हम रूम्स को रखें तो रखें कहाँ, एंड ऑलरेडी स्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, देयर वर फिनिशिंग वर्क्स दैट वाज इन प्रोग्रेस। वी वेर कंप्लीटली आउट ऑफ क्लू कि हम करें तो करें क्या। टाइम वाज रनिंग फास्ट एंड वी नीडेड टू डिलीवर द प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई हमने रुक किया प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स की ओर। हमने पफ पैनल वॉल्स यूज किए एक AHU के यूनिट को डिजाइन करने के लिए ओवर अ टेरेस। यहाँ पे एक स्पेयर टेरेस एरिया था जो कि बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। हमने प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर में पफ पैनल्स का यूज किया। पफ पैनल्स के थ्रू हमने 4 वॉल्स बनाए इन अ टेरेस व्हिच वाज कंप्लीटली नॉट विजिबल फ्रॉम एनी एंगल ऑफ आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, एंड उसके ऊपर हमने GI शीट डाला, इसको कंप्लीटली हीट सील किया, एंड दैट्स हाउ वी मेड एन एक्स्ट्रा AHU रूम फॉर द बिल्डिंग। इसके अलावा इस बिल्डिंग में बहुत सारी यूनिक एंड सस्टेनेबिलिटी फीचर्स हमने डालने की कोशिश की। जैसे कि इस बिल्डिंग के कॉमन एरियाज को अगर हम देखें तो आई हैव यूज्ड ओपन सेल फॉल सीलिंग। नाउ दिस गिव्स अ वेरी रगड लुक, जैसे कि आपको सीलिंग तो दिखेगा लेकिन येट देयर विल बी अ फॉल सीलिंग, एंड हमने इन ओपन सेल फॉल सीलिंग को भी व्हाइट शेड या ऑफ व्हाइट शेड में ही रखा। द आइडिया वाज टू हैव एज ब्राइट लाइट्स एंड एज ओपन स्पेस as possible. Now bright lights gives you real positive vibes, and हम चाहते थे कि जो भी लोग यहाँ पे आए उनको आने के साथ ही एक पॉजिटिव वाइब फील हो अंदर से। And if you see the footages right now, you will find that I
may have succeeded in what I wanted to achieve. इसके अलावा जितने भी लेक्चर रूम्स हैं या ऑडिटोरियम है, इसको हमने परफेक्टली अकूस्टिकली डिजाइन किया है एंड वी हैव अचीव्ड एन एनआरसी ऑफ 0.85 to 0.9. अभी 0.8 0.85 में है, जब फर्नीचर आ जाएगा तो आई एम श्योर वी विल अचीव 0.9 एनआरसी. सो दिस वाज द बिल्डिंग विच वी हैव क्रिएटेड इन लास्ट 2 years ऑफ टाइम. बेसिकली बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी विद्या थी सारी की सारी इस बिल्डिंग में लगा दी. बट यू नो, एंड में एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स. इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से तभी सक्सेसफुल है जब इंजीनियरिंग कंपोनेंट की यूटिलिटी अच्छी हो. ईज ऑफ यूज एंड लेवल ऑफ कंफर्ट द यूजर फील्स डिफाइंस योर सक्सेस एज एन इंजीनियर. आई हैव ट्राइड टू डू दैट इन दिस बिल्डिंग. तो आपको ये बिल्डिंग कैसा लगा जरूर बताओ कमेंट करके. एंड अगर आप भी इस तरह के मार्वल्स बनाना चाहते हो, चूज सिविल इंजीनियरिंग. इट्स अ डोमेन जहां आपके प्रोडक्ट्स विजुअली स्टैंड करते हैं सालों साल. एंड आप जब भी कुछ बनाओ तो ऐसे बनाओ कि 10 years डाउन द लाइन जब आप उस रोड से गुजरो जहां आपकी वो बिल्डिंग हो, तो आप अपनी फैमिली को शान से कह सको ये बिल्डिंग मैंने बनवाई है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.